Hello everyone, this video is going to be one of the most important video for your testnet examination. In this video, we are going to cover topics of environment. Before doing that, what we have done is we have analyzed the pattern of testnet exam for the last 3 years and we have found that questions from environment are asked and अगर हम लास्ट ईयर पैटर्न देखें तो पाएंगे कि जो 2020 में हुआ था यानी कि लास्ट ईयर हुआ था उसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई थी। तो हमने कंबाइन किया हुआ है एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को और फिर अगर हम देखते हैं 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, फिर 6 आपको 2019 में, जबकि 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 10 समझ लीजिए 9 क्वेश्चन पूछे गए थे आपको 2020 में, यानी कि वेटेज जो है एनवायरनमेंट का वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्वेश्चन कौन से स्ट्रीम से आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं उसको देख लीजिए आप। ग्रीन हाउस गैस से आते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट से आता है, कार्बन क्रेडिट, क्योटो प्रोटोकॉल। अगर अभी आप जब डिस्कस करेंगे तो पाएंगे कि ये सारा ही फॉरेस्ट राइट एक्ट को छोड़ दे तो सारा ही तीनों ही जो है एक ही कॉन्सेप्ट से लिया गया है। देन ग्रीन हाउस गैस अगेन, देन वर्ल्ड एनवायरनमेंट रिपोर्ट, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके बाद है लार्जेस्ट CO2 इमिटर कंट्री कौन था, ये क्वेश्चन था। उसके बाद ओजोन लेयर को डिप्लीट कौन सा रेडिकल्स करते हैं, ये क्वेश्चन था। UNFCCC जो है उसका COP25 कहाँ पे हो रहा था, ये क्वेश्चन था। और मोस्ट वल्नरेबल जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण स्पीसीज है, 4 स्पीसीज का नाम था, उसमें से एक को चूज करना था, ठीक है। और एक बुक है जिसका नाम है अनइनहैबिटेबल अर्थ, तो उसके ऑथर कौन थे, ये क्वेश्चन था। और एक्वेटिक पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन था कि कौन सबसे ज़्यादा एक्वेटिक पोल्यूशन करता है। और ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चंस होता है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर था, ये इन्वायरमेंट ज्योग्राफी किसी में डाल सकते हैं आप। खासी ट्राइब के ऊपर था, देन मणिपुर के ऊपर था, किसको कौन सा स्टेट बांग्लादेश को टच नहीं करता है। माही रिवर के ऊपर था कि कौन सा रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है। सेंसस से एक क्वेश्चन था कि ओल्ड एज पीपल कहाँ सबसे ज़्यादा हैं, और ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो सबसे कम कहाँ पे है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो, वी आर गोइंग टू स्टडी इन्वायरमेंट, द बेसिक ऑफ इट एंड द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन कैन कम। तो मैंने इस वीडियो सीरीज़ को यानी कि इन्वायरमेंट के सीरीज़ को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग वो है जबकि हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझेंगे, दूसरा भाग वो है जबकि हम इंडियन पर्सपेक्टिव समझेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन्वायरमेंट या फिर बायोडाइवर्सिटी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ पेड़ काटे गए थे, फैक्ट्री लगाए गए थे, CO2 बहुत ज़्यादा इमिट हुआ था। तो अनलाइक इंडस्ट्रियल कंट्रीज़, आवर रिलेशन विथ इन्वायरमेंट इज दैट ऑफ को एग्जिस्टेंस and it is intimate relation with the nature and animal. We have a tradition of worshipping animals and nature. पहला एग्जाम्पल क्या है, सैक्रेड ग्रुप्स का। कई सारे ऐसे जंगल में प्लेसेस होते हैं जहाँ देव भूमि माना जाता है, वहाँ उसकी पूजा की जाती है। दूसरा है रिवर को हम गॉड बोलते हैं, गंगा को माता बोलते हैं। एनिमल्स जो हैं उनको भी हम रेस्पेक्ट देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जैसे हम स्नेक्स को पूछते हैं, हम जो है काऊ को पूछते हैं, और भी एनिमल्स को पूछते हैं। उसके बाद क्या है, प्लांट्स और हर्ब्स को भी हम पूछते हैं, जैसे पीपल का जो पेड़ होता है उसको हम कभी नहीं काटते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उसकी पूजा अभी से नहीं कर रहे हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से कर रहे हैं। उसके बाद तुलसी का पेड़ जो है वो हर एक आंगन में होता है। सो देयर इज अ इंटीमेट बॉन्डिंग बिटवीन अस एंड द नेचर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है चेंचू ट्राइब का। तो चेंचू ट्राइब जो है वो टाइगर कंजर्वेशन में बहुत हेल्प करते हैं, वो लोग टाइगर को कभी नहीं मारते हैं। और ये चेंचू ट्राइब रहते कहाँ हैं, ये आंध्र प्रदेश में होते हैं। उसके बाद है ईदू मिशमी ट्राइब का, जो कि मैंने आपको बताया था कि इनका जो टेक्सटाइल है उसको GI टैग दिया गया है रिसेंटली। और इनका भी ट्रेडिशन है कि अगर कोई टाइगर मर जाता है तो वो फ्यूनरल करते हैं, उसको एज अ फैमिली मेम्बर मानते हैं। उसके बाद टोडा ट्राइब जो है वो बफेलो को वर्शिप करती है और ये नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नाम है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में डोंगरिया खोंड ट्राइब का, जो कि उड़ीसा के हैं। उड़ीसा में कहाँ है, नियामगिरी हिल। अगर आप लोग GK पढ़ते होंगे या पहले से पढ़े होंगे तो नियामगिरी हिल में एक मूवमेंट हुआ था। बेसिकली वेदांता एक कंपनी थी बॉक्साइट की, तो वो वहाँ पे माइनिंग करने वाली थी, वो वहाँ माइनिंग कर रही थी, लेकिन उसी पहाड़ी को जो है वो लोग देवता मानते थे, डोंगरिया ट्राइब जो थी।
तो ये केस बहुत लंबा चला और बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डोंगरिया खोंड है उनके सपोर्ट में वर्डिक्ट दिया और फिर वो माइनिंग एक्टिविटी रोकना पड़ा। फिर से इरूला ट्राइब है जो कि तमिलनाडु में है, जो कि स्नेक कैचर्स हैं। उसके बाद है मीथ एंड मिथिनी रिलेशन इन सिक्किम। तो ये अभी से 1 साल पहले न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि जो सिक्किम है वहाँ ट्रेडिशन है कि जो पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं उसको आप भाई या बहन बनाते हैं। जैसे कि आपका जो आंगन है वहाँ आपने पेड़ लगा दिया, नीम का पेड़ लगा दिया या किसी भी फल का पेड़ लगा दिया, तो उसको एज अ फैमिली मेम्बर आप रेस्पेक्ट देते हैं, उसको भाई बहन बना के रखते हैं। तो इसको जो सिक्किम की सरकार है प्रमोट कर रही है। और एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, और इसके लिए उसको अवार्ड भी मिल चुका है, जिसपे क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर। अब इसी में दूसरा बात भी समझ लेते हैं कि 1960 में इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया पहला कंट्री था जो कि 1960 में एक लेजिस्लेशन लाया था, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट। अफ्रीका बिग गेम कंट्री बोला जाता था और इंडिया में भी कई सारे टाइगर्स जो होते थे उनका शिकार होता था, और शिकार जो है वो एक तरह का फैशन था जो एलाइट क्लब थे उसमें, तो उसको रोका गया प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के थ्रू। इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल रोल किसने प्ले किया था? रुक्मिणी देवी अरुंडाले। ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इन्होंने भरतनाट्यम को भी पॉपुलराइज किया था। भरतनाट्यम जो डांस है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, उसको पॉपुलराइज किसने किया था? रुक्मिणी देवी अरुंडाले। और ये पहली राज्यसभा की नॉमिनेटेड मेंबर भी थी, यानी कि राज्यसभा के जो पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उसमें रुक्मिणी देवी अरुंडाले भी थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये हो गया कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट इनके एफर्ट से लाया गया था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो था उसको कई सालों तक ये हेड भी की थी। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट के तहत ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बल्लभगढ़ हरियाणा में है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये एकदम इनिशियल डेवलपमेंट था 1960 में, जब जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो इन्वायरमेंट के प्रति या फिर एनिमल्स के प्रति थोड़ा जाग रहा था। अब हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझेंगे, तो उसको समझ के लिए अभी जो बताना था मैंने इंडिया का थोड़ा सा बता दिया। मैं इंडिया का सारा जो चीज़ है वो बाद में बताऊंगा। एक एक वर्ड जो मैं बोलूंगा अभी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट हुआ था वो स्टॉकहोल्म में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में, यानी कि 1972 में। तो पहली बार ग्लोबल कम्युनिटी को लगा कि इन्वायरमेंट के साथ सब कुछ सही नहीं है और उसको ठीक करने के लिए एक बार मीटिंग हुई थी यहाँ पे। और इसके बाद ही इंडिया में भी डेवलपमेंट हुआ कुछ, जैसे कि कुछ इन्वायरमेंट्स रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में 42nd अमेंडमेंट, उसमें कुछ प्रोविजंस डाले गए, तो वो इसका रिजल्ट है। 72 में जो हुआ था उसी का रिजल्ट है वो कि डाले गए। दूसरा क्या, बहुत सारे लेजिस्लेशंस बनाए गए हमारे यहाँ, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में बना था। अब देखते हैं ग्लोबल लेवल पे दूसरा मेजर इवेंट, या हम बोल सकते हैं सबसे मेगा इवेंट क्या हुआ था। वो हुआ था 1992 में द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं या रियो समिट भी बोलते हैं? फिर से बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अर्थ समिट बोलते हैं, रियो समिट बोलते हैं। 92 में हुआ था। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आया था, बेसिकली एक तरफ आपका इन्वायरमेंट है और दूसरा तरफ आपका डेवलपमेंट है। सो यू विल हैव टू मेक अ ट्रेड ऑफ, एंड दैट ट्रेड ऑफ इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ से इमर्ज करेगा आगे जाके और इमर्ज करता जाएगा। तो इसका शुरुआत जो हुआ था ये समिट का, रियो समिट का, वो हम बोल सकते हैं ब्रंटलैंड कमीशन, जो कि मैंने एमसीक्यू में डाला हुआ था एक बार। ब्रंटलैंड कमीशन अपॉइंट हुआ था 87 में। उसने एक रिपोर्ट लिखा आवर कॉमन फ्यूचर, एक बुक के फॉर्म में। उसमें इसने इसकी बात कही थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। अब यहाँ 3 चीज़ जो नीचे लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। एक है कन्वेंशन, दूसरा है प्रोटोकॉल और तीसरा है COP, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कन्वेंशन समझते हैं। कन्वेंशन क्या होता है? जब बहुत सारे कंट्रीज या स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो एक जगह मिलते हैं, कुछ बात करते हैं, डिसाइड करते हैं, वो कन्वेंशन होता है। प्रोटोकॉल होता है जब लीगल फ्रेमवर्क बनाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, कि ये सबको पालन करना होगा, उसको जनरली प्रोटोकॉल बोलते हैं।
जो थर्ड है वो COP है, यानी कि वही जो पार्टीज होते हैं मतलब उस कॉन्फ्रेंस के बार बार जब मिलते हैं उसको COP बोलते हैं। अब ये नाम तीनों आप बार बार सुनने वाले हैं, जैसे कि UNFCCC, UNCCD, इसमें जो है कन्वेंशन का नाम बार बार आएगा। प्रोटोकॉल में क्योटो प्रोटोकॉल आएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा, नगोया प्रोटोकॉल आएगा, कार्टेजिना प्रोटोकॉल आएगा, वो भी देखेंगे। और COP मतलब होता है कि जो भी ये सारे कॉन्फ्रेंस है उनका क्या मीटिंग हो रहा है। तो अभी आप COP 25 हुआ था UNFCCC का मैड्रिड में, जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन था। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले 1972 में पहली बार मीटिंग हुआ, 92 में जो है एक आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आया, रियो और समिट हुआ। अब यहाँ क्या हुआ ये इंटरेस्टिंग है। सो रियो और समिट पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ 3 मेगा डेवलपमेंट होंगे। पहला क्या होगा UNFCCC, और दूसरा है CBD, और तीसरा है UNCCD। अब पहला का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके थ्रू क्या प्रोटोकॉल निकला, क्योटो प्रोटोकॉल। अब इधर जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो इसके थ्रू जो प्रोटोकॉल निकला वो है नगोया प्रोटोकॉल एंड कार्टेजिना प्रोटोकॉल। और जो तीसरा है वो है UNCCD, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग है, एंड दिस इज द ओनली UN कन्वेंशन विच इज लीगली बाइंडिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये 3 चीज अलग अलग चीजों को देखता है। UNFCCC जो है क्लाइमेट चेंज को देखता है, CBD जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को देखता है। क्लाइमेट चेंज मतलब हो गया टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, वो सबसे रिलेटेड। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया कि प्लांट्स एनिमल्स उनको बचाना है, तो वो CBD करता है। और UNCCD जो करता है वो डिजर्टिफिकेशन फैलता जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उससे डील करता है। अब और भी कुछ हुआ था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ था। दिस प्रिंसिपल वॉज फॉर्मलाइज्ड इन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC में। अकॉर्डिंगली द डेवलप्ड कंट्री parties should take the lead in combating climate change and averts the effect thereof। जो डेवलप्ड कंट्री है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारा फैक्ट्री लगाई, उससे CO2 बहुत इमिट हुआ, अभी टेम्परेचर राइज कर गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जिससे पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया है जिसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना नहीं किया था? तो बेसिकली जो कचरा फैलाया हुआ है वो डेवलप्ड कंट्री का कचरा फैलाया हुआ है, तो उनको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे वो लोग? 2 तरीके से। पहला है क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि पैसा देंगे वो लोग, किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। और दूसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी कि जो पुअर कंट्रीज है जैसे अफ्रीका की कंट्रीज है वहाँ पे ऐसा टेक्नोलॉजी जैसे सोलर पावर का टेक्नोलॉजी बना के देंगे ताकि वो लोग इम्प्लीमेंट कर सके और अपना क्लाइमेट चेंज कम कर सके अपने यहाँ से। तो हमारे ट्रंप महान जो थे, क्लाइमेट डील जो था, पेरिस क्लाइमेट डील, उससे अपना मतलब अमेरिका को वापस कर लिया था इसी के ऊपर। उसने कहा था कि चाइना और इंडिया जो है उनको बहुत ज़्यादा छूट है, जबकि अमेरिका को जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको दिक्कत हो रहा था इससे, इसलिए उसने बैक ऑफ कर लिया था। लेकिन बाइडेन जो है वो रिटर्न किए हैं और 28 जनवरी को, यानी कुछ दिन पहले, बाइडेन रिटर्न्स US टू पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड आवर्स आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट। किसी ने पूछा था मुझसे कि कब तक का जीके पढ़ना है? तब तक का पढ़ना है जब तक रिलेवेंट है। इसलिए आपको जानना चाहिए कि अब जो है US जो है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में वापस आ जाएगा। अब देखते हैं, पहला चीज हमने ये समझा था कि जो अर्थ समिट हुआ था वहां से 3 चीज निकला था, UNFCCC, दूसरा निकला था CBD, तीसरा निकला था UNCCD। उसके बाद अभी फिर हमने देखा, अभी जो फोकस है बेसिकली वो है हमारा UNFCCC पे, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे। बाकी के 2 जो है वो हम बाद में आराम से देखेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ही में उसका COP रिसेंटली हुआ है। तो इसमें दूसरा जो चीज़ एक सामने आया वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो जो रियो अर्थ समिट हुआ, वहाँ मीटिंग जो हुई उसमें डिसाइड हुआ कि हमें क्लाइमेट चेंज कम करना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है और तीसरा डिजर्टिफिकेशन को रोकना है। लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो वहाँ पे एक बॉडी इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। सो दिस वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द ईव ऑफ रियो अर्थ समिट
टू हेल्प टैकल आवर प्लैनेट्स मोर प्रेसिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। और ये है क्या, एक तरह फंड है, फैसिलिटी है, यानी कि फंड है, पैसा आता है यहाँ वही प्रिंसिपल के अनुसार, और वो फंड इन सारे कन्वेंशंस में जाता है। द GEF ऑल्सो सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग कन्वेंशंस। तो ये सारे कन्वेंशंस क्या है, 5 है, इंपॉर्टेंट है। CBD मैंने बता दिया था, UNFCCC बता दिया था, और UNCCD, ये तीनों तो वहीं से निकल के आए थे, तो इन तीनों के लिए होगा ही होगा। उसके बाद 2 और है, 2 और कौन सा है, मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs। ठीक है, तो ये दोनों क्या है मैं अभी ही बता देता हूँ, अलग से बाद में नहीं बनाऊंगा वीडियो, तो इसलिए आप दोनों लिख लीजिए कहीं पे। स्टॉकहोम कन्वेंशन है POPs के ऊपर, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यानी कुछ पॉल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो एक बार जब बन जाते हैं तो वो फिर डाई आउट नहीं होते हैं, मतलब कि उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो इतने स्टेबल होते हैं कि बहुत ज़्यादा दिन तक परसिस्ट करते रहते हैं इन्वायरमेंट में और पॉल्यूट करते रहते हैं। तो उन पे बैन लगाया गया है, पहले 12 था, बाद में और ऐड किया गया है। ठीक है, ये है स्टॉकहोम कन्वेंशन। अगर आएगा क्वेश्चन तो सिर्फ इतना आएगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे डील करता है, तो POP से डील करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद है मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, तो जैसा नाम ही में है मरकरी के ऊपर है। तो मीनामाटा बेसिकली एक प्लेस है जापान में, तो वहाँ पे जो मछली लोग खाते थे तो उनको एक डिजीज़ होना शुरू हो गया, जिसका नाम पहले दिया गया मीनामाटा डिजीज़। ठीक है, तो बाद में पता चला कि वहाँ की जो मछलियाँ थी वो बगल के इंडस्ट्रियल प्लांट या कहीं और से मरकरी जो आ रहा था वो खा रही थी, फिर बॉडी में इनके जाके बायो अक्यूमुलेशन हो रहा था। तो बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है, जैसे एक मछली में 1 ग्राम मरकरी है, आपने पूरे महीने में 10 मछली खाई तो आपके बॉडी में 10 ग्राम मछली चला गया, तो ये होता है बायो अक्यूमुलेशन। जो डेथ होती है सिगरेट से या अल्कोहल से, वो भी बायो अक्यूमुलेशन के कारण होता है कि अब जो टार होता है वो जमा होते जाता है सिगरेट फेफड़े में, और एक बार इतना जमा हो जाता है कि कैंसर हो जाता है। और लीवर सिरोसिस भी ऐसे ही होता है जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये मीनामाटा कन्वेंशन किससे है, मरकरी पॉइजनिंग से रिलेटेड है। अब हम UNFCCC का और देखते हैं कि सेक्रेटेरिएट ये इसका कहाँ पे है, बॉन में है। बॉन कहाँ, जर्मनी। इट एड्रेसेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये पता है। अब इसके अंदर जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, क्योटो प्रोटोकॉल। द क्योटो प्रोटोकॉल वॉज कंक्लूडेड एंड एस्टैब्लिश्ड लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस under international law for developed countries to reduce their greenhouse gas emission। इसका मतलब है कि जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उसको थोड़ा एग्जम्पशन है, उसको थोड़ा छूट दिया गया है, और यही बात ट्रम्प को अच्छी नहीं लगी थी तो उसने अपना नाम वापस लिया था। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउस गैस को डिफाइन करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है 6 गैसेस को जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो कौन से ये 6 गैसेस है, ये क्वेश्चन शायद आ सकता है कि बार बार क्वेश्चन पूछता है इससे। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद है परफ्लोरोकार्बन, उसके बाद है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यानी कि ये सन का जो एनर्जी होता है उसको ट्रैप कर लेते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज होता है। अब आते हैं कार्बन क्रेडिट पे, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसी के अंडर ये कॉन्सेप्ट लाया गया कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन क्रेडिट। इसका मतलब ये होता है कि हर एक कंट्री को और हर एक इंडस्ट्री को एक लिमिट दिया जाता है कि आप इतना CO2 निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा CO2 निकालेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा कि आप इससे ज़्यादा CO2 अगर निकालना चाहते हैं तो। अब मान लीजिए मेरा भी एक इंडस्ट्री है, आपका भी इंडस्ट्री है, हम दोनों को अलाउड है 100 CO2 निकालना, 100 टन CO2 निकालना। लेकिन इस साल जो है मैंने अपने 100 टन CO2 निकाल दिए, जबकि आपने बस 60 टन निकाले हैं अभी तक। तो आपके पास 40 टन बचा हुआ है और मेरा जो है ख़त्म हो चुका है। तो मुझे अगर और निकालना है तो मैं आपसे आपके बचे हुए 40 टन खरीद सकता हूं आपको पैसे देके। तो ये जो होता है इसको कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो वापस अर्थ में चला है। जैसे कि पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ जब लगाते हैं तो पेड़ क्या होता है, बेसिकली कार्बन होता है, तो वो ट्रैप हो जाएगा, कार्बन धरती पे ट्रैप हो जाएगा। तो एफॉरेस्टेशन एक तरीका है। दूसरा है जो
खाली माइंस होते हैं उसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन को लेके वहाँ डाल देना। उसके बाद ये थोड़ा सा फैक्ट है कि एलन मस्क ने कल ही परसों ट्वीट किया था कि आई एम डोनेटिंग 100 मिलियंस टुवर्ड्स अ प्राइज फॉर बेस्ट कार्बन कैप्चर टेक्निक और टेक्नोलॉजी, यानी कि ये भी इधर ही फोकस कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पेरिस क्लाइमेट डील का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो पेरिस क्लाइमेट डील जो है COP21 था UNFCCC का। उसके बाद है कि एट 2015 COP in Paris, the parties agreed to aim to limit global warming to less than 2 degrees Celsius and try to limit the increase to 1.5 degrees Celsius, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो CO2 था एटमॉस्फेयर में 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं करने देंगे। अगर उससे ज़्यादा होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए, हम सारे जो एनिमल्स हैं या प्लांट है वो इंजाइम पे फंक्शन करते हैं। किसके ऊपर? इंजाइम्स। तो इंजाइम्स जो होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, पर्टिकुलर कंडीशन में होता है, हर एक कंडीशन में नहीं होता है। अब इसी से रिलेटेड है पेरिस क्लाइमेट डील से तालानोआ होना चाहिए, तालानोआ डायलॉग, ठीक है। तो तालानोआ डायलॉग लास्ट ईयर जो COP24 हुआ था उसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था। ये बोलता है कि मिल बैठ के बातचीत करके हम जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। अब ये INDC है क्या? INDC है कि पेरिस क्लाइमेट डील जब हुआ था तो सारे कंट्रीज ने, डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज ने खुद ही बोला था कि हम ये करके देंगे, हम वो करके देंगे, तो उसको INDC बोलते हैं। इंडिया ने बेसिकली 3 चीज एक्सेप्ट किया था कि हम क्या करेंगे, यानी कि इंडिया का INDC 3 है। टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 33 to 35% बाय 2030, ठीक है। टू क्रिएट कार्बन सिंक ऑफ लगभग 3 बिलियन टन ऑफ CO2, किसके द्वारा? अफॉरेस्टेशन द्वारा, ये भी 2030 तक के लिए है। और टू अचीव 40% ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर, किसके थ्रू? नॉन फॉसिल फ्यूल्ड बेस्ड एनर्जी रिसोर्स के थ्रू। उसके बाद ये अभी करंट में हुआ है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे। ये है COP25 मैड्रिड। तो वहाँ पे जो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट था या ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था उस पर नई बातें होनी थी लेकिन हो नहीं पाई। नो एग्रीमेंट ऑन कार्बन मार्केट। और दूसरा क्या हुआ कि क्लाइमेट, यहाँ बहुत सारा रिपोर्ट या इंडेक्सेस रिलीज हुए, तो वो सारा मैंने टेबुलेट किया हुआ है। ये पहला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि निकालता है जर्मन वॉच। दूसरा है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जो कि निकालता है फिर से जर्मन वॉच। उसके बाद 2 अलग सा रिपोर्ट है। एक है ओशन डी ऑक्सीजनेशन एवरीवन्स प्रॉब्लम, यानी कि ऑक्सीजन जो है ओशन में कम हो रहा है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाला गया था IUCN द्वारा। उसके बाद IPCC जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका एक स्पेशल रिपोर्ट आया है ऑन ओशंस एंड क्रायोस्फेयर इन द चेंजिंग क्लाइमेट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है क्रायोस्फेयर। तो हो सकता है पूछ दे क्रायोस्फेयर क्या होता है। तो क्रायोस्फेयर होता है इस पृथ्वी पे जो भी जो है ना आइस के फॉर्म में है ना, आइस या स्नो के फॉर्म में, उसको क्रायोस्फेयर बोलते हैं। जैसे कि नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, या फिर हिमालयन रीजन जो हो गया जो कि स्नो से ढका रहता है, कवर्ड रहता है, उसको क्रायोस्फीयर बोलते हैं। तो उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। और 2 रिपोर्ट जो है UNEP का है जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन किया गया था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट रिपोर्ट ये UNEP का है और इमिशन गैप रिपोर्ट जो है वो भी UNEP का है। तो ये सारे रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। अब आगे जो है मैंने बताया कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव हमने थोड़ा सा देखा है, थोड़ा और अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद इंडियन पे आएंगे, फिर रिसेंट डेवलपमेंट पे MCQ वगैरह देख लेंगे।